नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर के महीने के बारे में। इस साल का जो सबसे आखिरी महीना है वो कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनके लिए। सबसे पहले जानेंगे कि ग्रह नक्षत्रों में क्या बदलाव हो रहा है और उसका असर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर कैसा पड़ेगा, जैसे कि कैरियर है, जॉब है, धन है, एजुकेशन है, आपका प्रेम है, फैमिली है, बच्चे हैं, अब्रॉड एजुकेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, फ्रेंड्स हैं, नेटवर्किंग है, सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो आ जाते हैं किस तरह से ग्रह हैं वो देखते हैं हम। देखिए फिलहाल में जो गोचर में जो ग्रह हैं वो ऐसे चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये प्रथम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। ये 2 नंबर दिखाता है कि यहाँ पे राशि दूसरी है वृषभ राशि। वृषभ राशि को 2 नंबर से दिखाते हैं। तो ये पहले भाव में राहु है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में 8वीं राशि जो कि वृश्चिक होती है उसमें मंगल, केतु और सूर्य जो है वो दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर। इसमें से सूर्य यहाँ 16 तारीख तक रहेंगे। इसके बाद सूर्य नेक्स्ट भाव में मतलब कि अष्टम भाव में धनु राशि में चले जाएंगे। मंगल यहाँ पर 5 तारीख को आएंगे, 5 दिसंबर को आ जाएंगे। ये मंगल की अपनी राशि है तो यहाँ पर रोचक नाम का महापुरुष योग मंगल बना रहे हैं और साथ में सूर्य जो कि चतुर्थ के स्वामी है मतलब केंद्र के स्वामी है के साथ बैठे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य 16 तारीख के बाद। बुध आप देख सकते हैं कि धनु राशि में है। बुध यहाँ पर आएंगे धनु राशि में 10 दिसंबर को। इससे पहले वो वृश्चिक में रहेंगे, 10 दिसंबर को आएंगे और लगभग पूरे महीने जो है बुध यहीं पर रहेंगे। महीने के एंड में वो कैप्रिकॉन मतलब कि मकर में चले जाएंगे धनु से। कब जाएंगे? 29 दिसंबर को। तो लगभग पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं। तो इसको यहीं पे दिखाया गया है। अगला जो भाव है जो भाग्य का भाव है जिसमें मकर राशि है, 10वीं राशि है, उसमें शनि और शुक्र जो है वो गोचर कर रहे हैं। शनि पूरे महीने वहीं पर गोचर करेंगे। शुक्र जो है मकर राशि में आएंगे आपके 8 दिसंबर को और 30 दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। 30 दिसंबर को वो आगे नहीं पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वक्री होंगे। वक्री कब होने स्टार्ट होंगे आपके 19 दिसंबर को। तो वक्री होते 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 30 को वो यहाँ पर आएंगे और होते रहेंगे वक्री जाकर 28 जनवरी तक वक्री होते रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे। तो शुक्र का इस तरह से रहेगा। 10म भाव में कुंभ राशि में एकादश जिससे हम दिखाते हैं नंबर से 11 नंबर से दिखाते हैं कुंभ राशि को। 10म भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं। 11वां और 12वां भाव आपका खाली है। देखिए भाव ये 12वां है और 1 नंबर यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पर मेष राशि है, काल पुरुष की पहली राशि है। तो ये तो रहा ग्रहों की स्थिति कैसी है। अब आ जाते हैं इसके प्रेडिक्शन पर, क्या बदलाव आ रहा है। देखिए आपका जो लग्न का जो स्वामी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि, गुरु, राहु ये तो होते ही हैं हमेशा ही महत्वपूर्ण गोचर में, पर जो ग्रह बदल रहे हैं उस पर हम ध्यान दें। तो शुक्र जो है जो कि आपके लग्नेश है और उनकी स्थिति बदली है, वो कहाँ आ गए? भाग्य के स्थान में आ गए और आपके योग कारक ग्रह के साथ बैठ गए। आपका योग कारक ग्रह कौन है? शनि है जो आजकल भाग्य में चल रहे हैं। तो भाग्य को थोड़ा स्लो भले ही कर रहे हो, इसके बावजूद सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह आपके हैं तो शनि। और उसके साथ कौन आ गए? सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वो कौन होता है? वो लग्न का राशि का स्वामी होता है। इन दोनों का मिलन वो भी कहाँ? भाग्य भाव में। तो महाभाग्य योग बना है, बहुत बढ़िया योग बना है, बहुत सौभाग्यशाली ये महीना हो सकता है। किस किस का हो सकता है? जिनकी कुंडली में भी इसी तरह का योग हो और उसमें शुक्र शनि की या दशा अंतरदशा चल रही हो, कुंडली में भी शुक्र शनि का योग हो कुछ, या आप एक दूसरे को देख रहे हो या एक दूसरे के नक्षत्र में हो, तो फिर कुछ कमाल हो सकता है लाइफ में। कोई बहुत बड़ी लक की घटना हो सकती है कि भाग्य से मतलब कुछ ऐसा अचीवमेंट जिसमें आपको लगे कि भाई मेहनत तो ठीक है पर इसमें तो ईश्वर ने हमारा साथ दिया है, इस तरह का। इसके साथ साथ शुक्र का वहां जाना आपको अब्रॉड ले जा सकता है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है, शादी विवाह आदि के लिए भी अच्छा है। मतलब कि किसी से मुलाकात हो सकती है। शुक्र भाग्य में मतलब लड़कियों के थ्रू, फीमेल्स के थ्रू आपका भाग्य बढ़ेगा अगर आप मेल हैं तो। अगर आप फीमेल भी हैं तो सहेलियां या कुछ फीमेल से फिर भी आपको हेल्प मिलेगी, ये यहाँ पे बनता है। शुक्र जो है वो 6ठे भाव के भी स्वामी है और
भाग्य में जा रहे हैं, पर फिर भी इसको लग्नेश हैं, तो लग्नेश को छठे 8वें 12वें का दोष उतना नहीं लगता है। स्टिल ये अच्छा ही करने वाले हैं। शुक्र का भाग्य में गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। एजुकेशन आपकी अच्छी चलेगी, पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया रहेगा, और आपके पिता की लाइफ में कुछ लकी चीज़ें आ सकती हैं। ये शुक्र हमारे यहाँ से कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से शुक्र जो है तृतीय भाव को देख रहे हैं शनि के साथ, तो तृतीय भाव एक्टिव रहेगा। और तृतीय भाव क्या है? यात्राएं हैं, कम्युनिकेशन है, यात्राएं रह सकती हैं, कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा ही, और कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। तृतीय भाव जो है वो आर्ट का भी है, मीडिया का भी है, किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं उसका भी है, कोई भी परफॉर्म, महत्वाकांक्षाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का भी है, तो वो आपकी बढ़ सकती हैं इस महीने। वैसे भी नई साल आ रहा है तो कुछ ना कुछ नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। पिछले साल को हम देखते हैं, फिर आगे कुछ वादे करते हैं खुद से कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, और बहुत सारी इच्छाओं का एक प्लानिंग चलती है लाइफ में इस समय पर नॉर्मली, और चलनी भी चाहिए। अब उसके अचीवमेंट उसका हो, उसके लिए क्या है? उसके लिए शनि महाराज है। कर्म फलदाता कौन है? शनि है, तो कर्म पे आ जाते हैं। शनि महाराज तो बहुत दिनों से भाग्य में बैठे हुए हैं, तो भाग्य को थोड़ा स्लो कर रहे हैं, और यहाँ बैठकर भाग्य में बैठकर ये दिखा रहे हैं कि भाई देखिए, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, रेस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाओ, टाइम प्लानिंग करो, नियम से चलो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, पंक्चुअलिटी लाओ अपने जीवन में, अपनों से बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट रखो, अपने से जो कमज़ोर हैं उनकी हेल्प करो, अपने से छोटों के प्रति प्रेम रखो, सही रास्ते से, सच बोल के, मेहनत से, स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क बुरी चीज़ नहीं है, मतलब अब अगर आपको कोई पत्थर उठाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ताकत लगा के उसको उठाओ और ना उठा के फिर उठा ना पाओ क्योंकि वो भारी और हॉस्पिटल में चले जाओ। बेटर है कि फिर आप कोई इंस्ट्रूमेंट सोचो, कुछ जैसे है ना कि पत्थर लगा लिया फिर लकड़ी रख ली, ऐसे कुछ, तो कम ताकत से ही आप बहुत बड़ा पत्थर भी उठा सकते हो। तो स्मार्ट वर्क बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आलसी नहीं कहेंगे, उसको इंटेलिजेंट कहेंगे। शनि ये भी चाहते हैं कि आप इंटेलिजेंटली भी काम करें। मेहनत का अर्थ यहाँ पे बिल्कुल फिजिकल वर्क नहीं होता है, यहाँ पर ये भी है कि आपको सोच समझ के बुद्धिमानी से देखते हुए काम करना है। तो ये शनि यहाँ सिखाना चाहते हैं। और शनि की यहाँ से जो दृष्टियाँ हैं 1 2 3, देखिए लाभ के भाव पर पड़ रही है, ये आपका तृतीय भाव पर पड़ेगी और छठे भाव पर पड़ेगी। लाभ थोड़ा स्लो करेंगे, और नेटवर्किंग में आपको कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको नेटवर्किंग से लाभ तो होगा, नेटवर्किंग तो आपकी बढ़ने वाली है, पर वो जो लाभ होगा जितना आप सोच रहे हो उससे थोड़ा कम हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे यार इससे भी ज़्यादा हो सकता था अगर मैं थोड़े दिन रुक जाता, या कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई आदि से संबंधों में थोड़ी सी नीरसता ला सकती है, और माता के स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखें यहाँ पर। और कारण क्या है माता के स्वास्थ्य का? एक तो ये जो काल पुरुष की चौथी राशि है ना, 4 नंबर, ये माता को दिखाती है, इस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। फिर आपके जो चौथे भाव का स्वामी है जो सूर्य है, वो भी केतु के साथ रहेगा शुरू में किसी हद तक सप्तम भाव में, उसके बाद वो अष्टम में चला जाएगा। माता, मातृभूमि, बंधु, उनके साथ रिश्तों में थोड़ा सा या तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, या उनकी सेहत में कुछ खराबी आ जाए, ये सब है। जरूरी नहीं है कि आपके बंधु आपको धोखा ही दें अगर बुरे योग हैं, या वो आप उनके आपके साथ रिलेशन खराब ही हो। कभी कभी उनके रिलेशन ठीक भी हो सकते हैं और वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर उनकी लाइफ में खुद प्रॉब्लम कुछ आ जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। शनि की जो लास्ट दृष्टि है जो कि छठे भाव पर आ रही है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी भी लड़ाई झगड़े से बचें। छठा भाव जो होता है ना वो रोग ऋण शत्रु का होता है, तो रोग ऋण शत्रु से बचें। और रोग से बचने का तो सबसे अच्छा तरीका है कि भाई अध्यात्म को अपनाएं, स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं, योगा, प्राणायाम, ये सब करें। क्योंकि रोग जन्म जो है ना, दिखता है कि शरीर में होते हैं, वो जन्म कहीं ना कहीं मन में लेते हैं, विचारों में लेते हैं। जब हमारा मन में विचार कहीं ना कहीं उतने पवित्र नहीं होते हैं कहीं, तो जैसा हमारा जो ब्रेन है ना, जो दिमाग है, वही हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। और जब दिमाग, मन बहुत अच्छी तरह से काम करता हो, तो जो डिजीज़ हो गई हैं उनको भी हील किया जा सकता है, जैसे मेडिटेशन में होता है, नेचुरल थेरेपी में होता है, योग आदि में होता है। और इस तरह की बहुत सारी थेरेपी पद्धति हैं कि आप
आपका अगर मस्तिष्क बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ साथ आयुर्वेद तो है ही कि अपनी जो प्रकृति है उसके अनुसार भोजन आदि करें, विश्राम करें और व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, ये सब करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऋण का तो यही है कि व्यक्ति को ऋण तभी लेना चाहिए जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, ऋण से बचना ही ठीक है और शत्रुता बनाने में कोई फायदा नहीं है, भले ही आप जीत भी जाओ तब भी। तो ये शनि का हो गया। शनि अगर आपके बहुत अच्छे नहीं है तो माँ काली या बजरंगबली हनुमान की पूजा करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसके बाद हम बढ़ जाते हैं गुरु के पास। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु 10वें भाव में आ गए हैं। जब 10वें भाव में आए तो भाई भाग दौड़ रखेंगे, भागेंगे खूब, काम तो रहेगा और जो भी काम होगा उसमें गड़बड़ भी रहेगी। बड़ा ऐसा लगेगा काम बहुत बढ़ गया, लाभ उतना नहीं है, पर काम ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं से आ गई, काम में चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। जब चेंज ऑफ प्लेस होता है तब तो हमेशा ऐसा भागदौड़ सी मचती है, क्योंकि वो नई जगह आए हो ना, पता तो है नहीं कब कैसे क्या करना है, तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा, रिजल्ट बहुत कम है, कुछ ऐसा सा फील होता है इसमें। और यहाँ पर ये भी दिखाता है किसी अच्छे चीज़ पे थोड़ा आप काम करोगे भी, मतलब थोड़ी की हेल्प भी कर सकते हो, किसी का घर में यज्ञ वगैरह भी हो सकता है। आप अगर एक टीचर हो, अगर आप एक दर्शन शास्त्री हो, कंसल्टेंट हो, आपका काम किसी तरह से दूसरों को एडवाइस आदि देना है तो आप अच्छी दे पाओगे और आपका कुछ मन करेगा भी कि सबको थोड़ा सलाह दी जाए, ज्ञान दिया जाए थोड़ा, उस तरह का है। गुरु 10वें में आ रहे हैं और वैसे भी टीचर वगैरह के लिए अच्छा ये होता है गुरु का 10वें में आना, और वो भी कुंभ राशि में, तो कुंभ में तो गुरु अच्छा करते हैं। अब यहाँ से गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 धन पर आएगी, चौथे भाव पर आएगी और आपके छठे भाव पर आएगी, तो धन बढ़ेगा, भाग दौड़ भी होगी, रिजल्ट ऐसा लगेगा कि उतना आ नहीं रहा पर कहीं ना कहीं से पैसा तो आएगा। पैसे के लिए गुरु का गोचर यहाँ ठीक है। और चौथे भाव पर है तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का चांसेस बनता है, चेंज ऑफ प्लेस का भी चांस बनता है। और ये जो छठे भाव पर दृष्टि है तो देखिए शत्रुता नहीं बढ़ानी है, ऋण नहीं बढ़ाना है, ऋण नहीं लेना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, किसी की सेवा कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए अच्छा है। आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटी भी मिले किसी की हेल्प करने की, सेवा करने की, तो उसको ज़रूर कीजिएगा। और बाय चांस गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है तो क्या करें, गुरु ज्ञान है, गुरु दूरदृष्टि है, गुरु वो है जो आगे की देख के सोच के चलता है, आज की नहीं, अभी की नहीं, जो बहुत आगे की जानता है। गुरु किसी किताब को पूरा पढ़ने के बाद भी कई बार हर पेज का पता है क्या लिखा है, उसका निष्कर्ष जो पता नहीं है, तो वो जो निष्कर्ष है वही गुरु है। और जब जैसे कि हम कोई चीज़ है उसको सीख लेते हैं, फिर उसको जब प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाते हैं, उसके बाद कुछ नई चीज़ें ही निकल के आती हैं जो किताबों में नहीं मिलती हैं, वो गुरु है। तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, दूरदृष्टि अपने जीवन में लाइए और अपने गुरुओं का आदर कीजिए, अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट कीजिए। अपने जो बड़े हैं, चाहे वो आपके माता जी हैं, पिताजी हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, उन, क्योंकि नॉर्मली वो कहीं ना कहीं आपके गुरु होते हैं, उनसे आपने बहुत कुछ सीखा होता है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है। और बाकी देखिए कमियां तो सबके अंदर होती हैं, ये याद रखिएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि ऐसे ही व्यक्ति को मैं अपना गुरु बनाऊंगा या मैं सिर्फ ऐसे व्यक्ति की रेस्पेक्ट करूंगा, आदर करूंगा जिसमें कोई कमी ना हो, तो पहले तो ये देख लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, तो आप कभी किसी की रेस्पेक्ट कर नहीं पाओगे। दूसरा, आप में खुद में भी कमियां हैं, पर उसके बावजूद आप चाहते हो ना कोई आपको आदर करे, तो ये समझने वाली बात है कि दूसरों को भी आदर करना होगा। जो उनके अंदर कमियां हैं उसको थोड़ा साइड में रख के उनकी एक ब्राइट पिक्चर को देखना सीखना होगा। ये गुरु सिखाते हैं, जिनका गुरु अच्छा होता है वो जानते हैं कि इस व्यक्ति का अंदर पॉजिटिविटी क्या है और इसको किस तरह से अपने लिए, दूसरों के लिए समाज में यूज लाया जा सकता है। ये गुरु की क्वालिटी है अच्छे गुरु वालों की। और जिनका नेगेटिव गुरु होगा वो उसकी नेगेटिविटी को देखेंगे और उस पर उनका ध्यान जाएगा, वो भी सही होगा, पर उससे प्रोडक्टिविटी घटती है आपकी, बढ़ती नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हर आदमी जो आपसे मिल रहा है उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और उसको किस तरह से यूज किया जा सकता है अपने लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए। और जो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी अगर कुछ खास विशेष नहीं है तो उसको इग्नोर किया जा सके और अच्छाइयों पे फोकस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। तो ये अच्छे गुरु का लक्षण होता है। तो आप भी इसको लाने की कोशिश करो। इसके साथ साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हो। ओम किसी भी
गुरु के वैदिक मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हो, या ये बीज मंत्र है इनका जाप कर सकते हो। और गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर कुछ भी हेल्प करा सकते हो, वहाँ पर मंदिर धुलवा सकते हो आप, या खुद धो दो तो बहुत ही बढ़िया, लाइट वगैरह कुछ हो उसमें हेल्प करा सकते हो। वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएँ हैं, उनकी जो कि संकेत हैं, जो कि एक वे की तरह है, जुड़ने के लिए एक स्पेस है जहाँ सभी को एक शांति मिलती है, तो वहाँ कुछ भी इस तरह की सुविधा आप कराएं, कुछ भी कालीन खरीद दें, कुछ भी घंटी मंदिर में कुछ दिक्कत है वो करवा सकते हैं, मूर्ति में कुछ प्रॉब्लम है वो करा सकते हैं। कोई हेल्प अगर आप मंदिर या ऑस्पिशियस प्लेस में कराते हैं भगवान के, जिसको हम भगवान का घर मानते हैं, तो उससे गुरु स्ट्रांग होते हैं। और वो भी ना कर पाए तो कम से कम ऐसे स्थानों के प्रति श्रद्धा होना, मंदिर के सामने से निकलते हैं तो थोड़ा सा सर झुका लो, थोड़ा रेस्पेक्ट होना। और इसके साथ साथ प्रकृति के प्रति, सूर्य, चंद्र, जल, वायु और ये जो पेड़ पौधे हैं इन सब का ख्याल रखना, इनके प्रति रेस्पेक्ट का होना गुरु को स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, उनसे प्रेम का होना, उनकी कोई हेल्प करना, किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई में हेल्प कर देना, बहुत ही बढ़िया। शुक्र के लिए शादी के मामले में हेल्प होता है, किसी लड़की की शादी करा देना, उनकी जो नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारण से। और गुरु के लिए बच्चों की, छोटे बच्चे जो होते हैं उस तरह से, तो गुरु आपके मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। इसके अलावा गुरुवार के दिन हल्दी आदि का उपयोग करना, नहाने के पानी में केसर, चंदन आदि का तिलक लगाना, वो भी अच्छा है, बढ़िया है। इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं, शुक्र की बात हो गई जो कि बहुत अच्छे एक तरह से बना रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान है करने वाली है कि शुक्र यहाँ पर वक्री हो जाएंगे 18 के बाद। जब शुक्र वक्री होते हैं तो आपके कुछ पुराने रिश्ते वापस आ सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स वापस आ सकते हैं, पुराने दोस्त वापस आ सकते हैं, कुछ पुराने लोग जिनसे आप कोई एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, कुछ इस तरह से किसी पुराने व्यक्ति आपको लिख सकता है, इस तरह की बातें आ सकती हैं। जब शुक्र वक्री रहेंगे उस समय रिश्तों में ख्याल रखना चाहिए। अक्सर थोड़ा बहुत खटपट पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच देखी जाती है। वो कब वक्री रहेंगे वो हमने बताया था आपको 19 दिसंबर के बाद से लेकर 28 जनवरी 2022 तक। अब इसके बाद आ जाते हैं, देखिए ये जो भाव है, ये दिख रहा है आपको भी, दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे 3-3 ग्रह हो रहे हैं, इसकी बात नहीं हो रही है, क्या बात है। मंगल, केतु और सूर्य, और तीनों के तीनों बड़े आक्रामक से ग्रह हैं। मंगल की बात देखो तो सेनापति हैं, सूर्य को देखो वो तो राजा हैं, और केतु तो एकदम ध्वजाई हैं, वो भी ऐसे भाव में जो प्रेम का है, शादी का है, पति पत्नी का है, और प्रेमी प्रेमिका का है, जीवन साथी जीवन संगनी का है। कुछ एनर्जी मैच नहीं कर रही है, सही बात है, यहाँ पे एनर्जी मैच नहीं कर रही है, और इसी वजह से आपस में थोड़ा सा बना के रखना है, प्रेम से रहना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े तेबिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना है। जैसे आप अपनी गलतियों को अक्सर माफ़ कर देते हो यार, और आपके पास कोई रीज़न भी होता है कि भाई इस वजह से था, उस वजह से था, उसी तरह दूसरों की गलतियां भी माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर यहाँ तो बात अपने अपनों की हो रही है। और वाणी का प्रयोग मिठास के साथ करें। अपने स्वभाव में थोड़ा आप कहेंगे कि गुस्से को कम करें, ईर्ष्या को कम करें। लोभ, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, ये जो हमारे शत्रु हैं, षड्रिपु हैं, उनको कम करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर मंगल, केतु और सूर्य जो हैं कुछ चीज़ के लिए अच्छे भी हैं। मंगल यहाँ अपनी राशि में है तो बिजनेस में लाभ करा सकते हैं, स्पोर्ट्स आदि में आप बढ़िया कर सकते हो। आप पुलिस में हो, मिलिट्री में हो, कोई ऐसा काम है जहाँ पर फिजिकल आपको एनर्जी की ज़रूरत है, कुश्ती वगैरह, गेम वगैरह, कोई भी ऐसा काम, डांसर जो परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो आप बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी तो उसके लिए बहुत बढ़िया। बस उसको फालतू में किसी के ऊपर निकाल नहीं देना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ईगो में नहीं आ जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ बैठ के मंगल रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं तो घर, जमीन आदि का सुख आपको मिल सकता है। आपकी कैसे स्पाउस से शादी हो सकती है जो काफ़ी हाईली एनर्जेटिक हो, अच्छी पोस्ट पर हो, पुलिस, मिलिट्री फोर्स या किसी इंजीनियरिंग या किसी ऐसे सर्जन आदि हो सकता है या हो सकती है। इस तरह का योग भी है ये। पर जो लोग कहीं ना कहीं
ये योग जो है मैरिज के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। इन चीज़ों के लिए ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी आपके अंदर रहेगी, बहुत सारा एनर्जी होती है, तो कई बार गुस्सा भी व्यक्ति को आ जाता है, बुखार आदि होने का भी चांसेस थोड़ा सा बनता है, क्योंकि गर्म ग्रह हैं, मंगल भी, सूर्य भी, और जल राशि में है। जल में जब बहुत सारी अग्नि हो तो क्या होगा, भाप बनती है। वो भाप बनती है मतलब कि व्यक्ति का थोड़ा दिमाग, ईगो थोड़ा बढ़ सकता है, या आपका बढ़े या फिर आपके स्पाउस का, क्योंकि ये भाव सप्तम है ना, आपके स्पाउस को, पति पत्नी जीवन साथी को, तो उनको भी थोड़ा समझदारी से आपको हैंडल करना होगा, तो चीजें ठीक रहेंगी। मंगल की यहाँ से जो दृष्टि है वो चौथी दृष्टि 1 2 3 4 दसम भाव पर, 7वीं दृष्टि लग्न पर, और 8वीं दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ेगी। देखिए, वाणी को मीठा रखें, परिवार में खटपट होने से बचें, खर्चा सोच समझ के करें, खर्चा एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। दसम भाव पर दृष्टि अच्छी है, मतलब कार्य के क्षेत्र में आप रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, कार्य बढ़ेगा, पर आपके अंदर बहुत लॉट ऑफ एनर्जी भी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न भी करोगे उतने सॉल्व करने का। पर चूंकि लग्न पे मंगल है तो थोड़ा इरिटेशन रह सकता है, थोड़ा जल्दबाजी, अधैर्यता आपके अंदर रह सकती है। रिश्तों में कभी कभी आप कुछ खटपट हो सकती है, और आप कुछ आंसर ऐसा कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो सुनने में, समझने में। केतु की अगर बात करें तो केतु भी यहाँ पर भाई मैरिज लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं, और सूर्य भी यहाँ पर मैरिज लाइफ के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये जो महीना है प्रेम आदि के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं कह सकते, पर ये आपको मेहनती आपको ज़रूर बनाता है, आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आप इसको सोच समझ के यूज करेंगे तो फिर ये आपको हेल्प भी कर सकता है, उस तरह से हम इसको कह सकते हैं। केतु आपके स्पाउस को यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ ले जा सकता है, उसका इंटरेस्ट योगा, मेडिटेशन, ज्योतिष आदि में करा सकता है। केतु कभी कभी आपको ऐसा फील करा सकता है जैसे कि आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पति पत्नी, जो आपका फ्रेंड है, जीवन साथी है, वो पता नहीं क्या कर रहा है, आपकी समझ से बाहर हो सकती है उनकी एक्टिविटी। तो ऐसे में आप थोड़े झल्ला सकते हो और कुछ कह सकते हो, तो उस चीज़ से बचना है, समझने की कोशिश करना है। कई बार दो लोग सही होते हैं और दोनों ही एक दूसरे की नज़र में गलत होते हैं, पर होते दोनों ही सही हैं, और ऐसा बहुत बार हो सकता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य देखिए सप्तम में रहेंगे, फिर अष्टम में रहेंगे। सूर्य जब यहाँ से चौथे भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में है तो जमीन आदि से सुख है, जमीन खरीद सकते हो, भूमि आदि का सुख हो सकता है, और उसके लिए बढ़िया है। जब अष्टम में जाएंगे सूर्य तो थोड़ा सा आंखों का ख्याल रखना है, बॉस आदि से थोड़ा सा बना के रखनी है। और अष्टम में जाने के बाद जमीन आदि का जो हम योग बता रहे थे वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। उससे पहले बढ़िया, मतलब 16 तारीख से पहले ज़्यादा अच्छा योग है घर जमीन आदि खरीदने का। उसके बाद भी है मंगल की वजह से, पर थोड़ा सा हल्का है। ये हमने सूर्य का हो गया। सूर्य बाई चांस उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे तो सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। पिता हो गए, पिता जैसे लोग हो गए, उनका आदर सम्मान करें, और राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। सूर्य के लिए अच्छी रेमेडीज हैं। और अगर मंगल है तो हनुमान जी की पूजा करें, बजरंगबली का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और पाठ करते वक्त हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन के अंदर भी उतारें, समझें, उनके जीवन शैली को समझें, उनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें, और उसी तरह से जीने की भी कोशिश करेंगे। तो फिर हनुमान चालीसा का जो असली एसेंस है आपके जब जीवन में उतरेगा ना, तो रेमेडी भी अपने आप होगी ही होगी। मतलब रेमेडी को आप जादू की तरह ना मानो, रेमेडी होती है तो ईश्वर आपसे ही कराता है, आपके अंदर ही वो गुण आने लगते हैं कि आप किसी भी आपदा विपदा से पार निकलने की आपके अंदर क्षमताएं आ जाती हैं। जादू से नहीं होता है, जादू कभी कभी कुछ हो सकता है लकीली, पर नॉर्मली जब आप पूजा करते हो हनुमान जी की तो आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। आप हनुमान जी की तरह छोटी मोटी बातों में परेशान नहीं होते हो। हनुमान जी तो कभी होते नहीं है, तो आप भी कम परेशान होने लगते हो चीज़ों में। जैसे हनुमान जी अपने लक्ष्य के लिए 7 समुंदर तक लांघे, तो हनुमान जी के जो भक्त होते हैं वो भी जब उनका कोई गोल होता है, कोई सपना होता है, उसको पूरा करने के लिए जी जान एक कर देते हैं। तो ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब हनुमान जी को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, तो उससे हमारी फिर बाधाएं दूर होती हैं। ये हमारा हो गया मंगल, केतु, सूर्य। बुध को देखते हैं। देखिए बुध जो है आपके धन के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं। धन और पंचम का स्वामी अष्टम में जा रहा है, और
इसका मतलब यही है कि देखिए धन के बुध का गोचर अष्टम में, पहले बात तो है कि डरने वाली बात नहीं है, अच्छा माना गया है। चूंकि वाणी का स्वामी अष्टम में जाना है तो थोड़ा सोच समझ के बोलना जरूर है। ओवरऑल धन का लाभ होगा, आपको कोई इनहेरिटेंस आदि भी मिल सकती है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी आपका जो दिमाग है बहुत गहराई से काम करेगा, आप बहुत अच्छी तरह किसी भी क्वेश्चन का उत्तर दे पाओगे। ऊपर से गुरु भी दशम में आ रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट आदि के लिए ठीक है। बस थोड़ा अपना टेम्परामेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि ये 3 ग्रह लग्न को देख रहे हैं ना। लग्न तो सब कुछ है। जैसे आपने सुना होगा कि कुंडली में अगर लग्न ही खराब हो, लग्न ही सही जगह ना हो तो बाकी के राजयोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मेन इशू गुस्से का हो सकता है, आपका अधैर्यता का हो सकता है, जल्दबाजी का हो सकता है। कोई भी ऐसा जो हमारी भाव वेग हैं, कामनाएं हैं, उनके अधीन आपको नहीं होना है। थोड़ा सा शांत होकर काम होकर बुद्धिमानी से काम लेना है तो चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी, बढ़िया रहेंगी। बुध के लिए जो किन्नर होते हैं उनकी हेल्प करना, किसी भी तरह से उनको दान देना, पक्षियों को दाना वगैरह डालना, और गणेश जी की पूजा करना, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, उनको दूर्वा आदि चढ़ाना, ये बहुत बढ़िया रहता है। और आपके केस में तो बुध पंचमेश हैं तो आपके एक अच्छे ग्रह हैं। अच्छा, इसके बाद हमने राहु बचे हैं। देखिए राहु जो है वो लग्न में है। लग्न में राहु वैसे तो अच्छे नहीं मानते हैं, पर यहाँ उच्च की राशि में है, तो अगर आपकी कुंडली में उनकी स्थिति अच्छी है तब तो बहुत आपको सडन फेम आदि दे सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा फालतू का खर्चा रह सकता है लाइफ में। धन का भी थोड़ा नुकसान, धन मतलब एक्स्ट्रा खर्च होगा, फालतू की चीज़ों पर खर्चा रह सकता है। और अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो फिर अचानक से आपको फर्श से अर्श पे भी बिठा सकते हैं यहाँ बैठे हुए राहु, क्योंकि उच्च के हैं। बस आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर है वो डिसाइड करेगा। और मेन बात यहाँ पर लड़ाई झगड़े आदि से बचना है। यात्राओं के लिए अच्छे हैं, विदेश आदि आपको ले जा सकते हैं। सर दर्द या कुछ आँखों में थोड़ा बहुत दिक्कत अगर आपके रहती है तो आपको विशेष थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना है जब राहु लग्न में है। और राहु को शुभ करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। राहु केतु अज्ञान है, अंधकार है, जैसे कि लोभ, क्रोध, ईर्षा, मोह, ये सब, मद, मात्सर्य, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, मद, मात्सर्य, भय आदि जो हैं, ये सब जो हमारे शत्रु हैं। पर वास्तव में ये शत्रु है नहीं, ये शत्रु बन जाते हैं जब इनका कंट्रोल हमारे ऊपर हो जाता है। मतलब हल्का सा डर तो ठीक है ना, थोड़ा सा डर होना चाहिए। डर ही नहीं होगा तो आप तो पता नहीं क्या कर दोगे, ट्रेन के ही सामने आ जाओगे कि भैया अब क्या, हमें किसका डर है, हम तो ये शरीर है नहीं, हम तो आत्मा है, कुछ भी इस तरह का। मतलब डर जरूरी है। डर होता है तो आप प्लान बनाते हो, कुछ सोचते हो, पर वो डर अगर आप पे हावी होने लगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर वो राहु केतु बन जाता है। ठीक इस तरह लालच भी जरूरी है, थोड़ा सा हल्का सा अपने लिए, दूसरों के लिए। आप खुद होगा, कुछ खाओगे, कुछ बनोगे तो किसी की हेल्प करोगे, सोचोगे नहीं, बिल्कुल लालच ही नहीं होगा। तो लालच भगवान ने दिया तो वो भी सोच के दिया है, उसकी भी जरूरत होती है। पर जब वो आप पे कंट्रोल करने लगे तो फिर राहु केतु बन जाता है। क्रोध भी, हल्का सा क्रोध भी ठीक है, कई बार जरूरी भी होता है बच्चों को समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि क्रोध में आप सोचते हैं आप दूसरों पे, आपको ऐसा लग रहा होता है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, दूसरे को परेशान कर रहा हूँ, वास्तव में आप खुद ही परेशान ज़्यादा होते हो। बहुत ही नेगेटिव आपके अंदर चीज़ें बन रही होती हैं। तो क्रोध एक ऐसी चीज़ है नॉर्मली ज़्यादातर कि दूसरे ने की हुई गलती की सज़ा हम खुद को दे रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि हम क्रोध हो रहे हैं। पर हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, पर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर राहु केतु बन जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझना, इन पे कंट्रोल पाना, यही राहु केतु की रियल रेमेडी है। इसके साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप, बुधवार के दिन गरीब आदि जो लोग हैं उनकी सहायता करना। और राहु को हम फार्मा से, मेडिकल इंडस्ट्री से जोड़ते हैं, तो जिन लोगों को दवाई आदि सुलभ नहीं है तो उनको फ्री में इलाज करवाने में सहायता करना। उनको यही बता दो भाई संस्था में यहाँ पे फ्री में इलाज होता है। बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं है कहीं फ्री में इलाज होता भी है या नहीं होता है, या फिर अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर देना, वो राहु की अच्छी रेमेडी है। राहु के लिए बिल्लियों के लिए भी होता है, बिल्लियों को थोड़ा खाना वाना दे देना, ये राहु के लिए है। और गाय, कुत्ता और कौवा,
इनको खाने के बाद जब भी आप खाना खाते हैं, घर में खाना बनता है, तो कुछ ना कुछ इनके लिए भी निकालना, ये भी बहुत बढ़िया है। रही केतु की बात, तो केतु को हम मत्स्य अवतार से जोड़ते हैं, तो मछलियों को दाना वाना डालना, आटे की गोली डाल सकते हैं, रोटी डाल सकते हैं, ब्रेड डाल सकते हैं। और कुत्ते जो होते हैं वो केतु से जुड़े हुए हैं। झंडा, ध्वज, केतु से जोड़ा ध्वज का दान करना, मंदिर में ध्वज आदि अपनी तरफ से देना केतु की अच्छी रेमेडीज है। तो ये सब रेमेडी भी आपके पास आ गई। बाई चांस आपकी राहु केतु की दशा है और रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो आप यही कीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा फिर जो कार्मिक रेमेडी है वही करनी है। मंत्रों का जाप कर सकते हैं मैक्सिमम। केतु के लिए गणेश जी की पूजा और राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा। अब आ जाते हैं थोड़ा इस महीने में, जैसे किसी ऑस्पिशियस डेट्स जो हैं, जैसे शादी के लिए जो शुभ तारीखें हैं वो 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13। शादी, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी डेट्स हैं। गाड़ी वगैरह खरीदनी हो तो क्या है, 2, 8वां, 9वां, 13वां, 19वां, 22वां, 27, 29, 31 जो तारीखें हैं वो गाड़ी वगैरह के लिए अच्छी हैं। और घर से संबंधित कोई काम है, घर खरीदना वगैरह इस तरह का, तो 3, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29 और 30 जो तारीखें हैं वो शुभ हैं। इसके बाद इस महीने के त्योहार देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख को गुरुवार को मासिक शिवरात्रि है, 4 तारीख को शनिवार को अमावस्या है जो पितरों से जुड़ा हुआ है। इस दिन दान करना, पितरों के नाम से दान करना, और गीता के सप्तम अध्याय, 2, 10, 14 अध्यायों का पाठ करना बहुत बढ़िया। सप्तम ज़्यादा महत्वपूर्ण है पितरों की दृष्टि से। इसके बाद 14 तारीख को मंगल के दिन मोक्षदा एकादशी है। 16 तारीख को गुरुवार को धनु संक्रांति है, मतलब सूर्य जो है धनु राशि में जाएंगे और प्रदोष व्रत है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 19 तारीख को रविवार को पूर्णिमा का व्रत है। 22 तारीख को बुधवार को संकष्टी है। 22 तारीख की जो संकष्टी है ये राहु केतु दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। भगवान श्री गणेश की पूजा करना, इस दिन व्रत करना, अगर आपकी राहु केतु की दशा है तो कर सकते हैं, आपको काफ़ी आराम फील होगा। 30 तारीख को गुरुवार को सफला एकादशी है। 31 तारीख को शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। तो इस तरह से ये महीने के व्रत भी हो गए, त्योहार हो गए। व्रत बहुत ज़रूरी है, ये हमको हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों से, हमारे ज्ञान से, हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो ये था मेरा राशिफल वृषभ के लिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।